नमस्कार दोस्तों। कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हो चुकी है और अब तो ये 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस भी कर चुकी है। कुछ लोग हैं जो इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये फिल्म नहीं बननी चाहिए थी क्योंकि इससे नफरत फैल रही है। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फिल्म की तारीफ की है। उनका कहना है कि इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है जिसका पूरी दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी था। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर किए गए अत्याचारों को दिखाया गया है। 19 जनवरी 1990 ये वो काला दिन था जब लगभग 3.5 लाख कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़कर, अपने सालों की कमाई छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़कर कश्मीर घाटी छोड़कर चले गए थे। उस समय कश्मीरी पंडित कश्मीर की माइनॉरिटी थे। ये कश्मीर की कुल आबादी का 15 से 20% हुआ करते थे। वो क्या हालात थे, क्या मजबूरियां थी, क्या कारण थे जिनकी वजह से इन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़कर जाना पड़ा। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो को समर्पित करना चाहूँगा उन सभी कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने 32 साल तक अपने इस दर्द को अपने अंदर छुपाए रखा। जब से हमारे प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड को इंक्लूड किया गया है तब से हमें समझ में आता है कि माइनॉरिटीज का ख्याल रखना, उनके हितों की रक्षा करना ही सेकुलरिज्म है। अब कश्मीर में शुरू से ही मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे और हिंदूज माइनॉरिटी में। अब क्योंकि पूरे भारत में हिंदूज मेजॉरिटी में थे तो इस वजह से कश्मीर में सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को कभी भी अप्लाई नहीं किया गया। इसका मतलब है भारत में जहाँ पर भी हिंदूज माइनॉरिटी में थे वहाँ पर सरकारों ने उनके हितों की रक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। अगर कोई कदम उठाए भी गए तो वो काफ़ी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि हालात 1990 में ही बिगड़े। इसके पीछे एक कहानी है जो एक कविता में बयान की जा सकती है। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। हम क्या चाहते? आज़ादी। आज़ादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा। ए जालिमो, ए काफिरों, कश्मीर हमारा है। यहाँ पर क्या चलेगा? निज़ाम मुस्तफ़ा, रालिब गालिब या चालिब, भाग जाओ, मर जाओ या फिर हमारे साथ आकर मिल जाओ। कश्मीरी मुस्लिम्स को काफ़ी समय तक कट्टरवाद मुसलमानों द्वारा ये समझाया गया कि भारत ने तुम्हारे ऊपर गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। उस समय कश्मीरी पंडित पढ़े लिखे थे, आगे बढ़ रहे थे और उन्हें अच्छी नौकरियां भी मिल रही थी। इसी वजह से इन कश्मीरी मुस्लिम्स को ये भड़काया गया कि जब तक इन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर नहीं निकाला जाता तब तक इन्हें इनका हक नहीं मिल पाएगा। जब अफगानिस्तान अपने यहाँ से रशिया को भगा सकता है तो भारत कोई सुपर पावर तो है नहीं। उसी तरह से कश्मीर से भी भारत को बड़े आराम से निकाला जा सकता है। अगर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकालना है तो रालिब गालिब या चालिब को अपनाना होगा। इसका मतलब है भाग जाओ, मर जाओ या फिर हमारे साथ मिल जाओ या फिर कन्वर्ट हो जाओ। इसके अलावा और भी कई नारे लगाए जाते थे जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। असी गछी पाकिस्तान, बटे रोस्त बटने वसान। इसका मतलब है हमें पाकिस्तान चाहिए मगर पंडितों के बगैर और उनकी औरतों के साथ। इसी वजह से औरतों पर रेप और अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 70,000 परिवारों ने 19 जनवरी 1990 को कश्मीर घाटी छोड़कर जाना ही ठीक समझा। आखिर कश्मीर के लोगों को इन पंडितों से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों हो गई थी? ये समझने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। 1975 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इसी समय इंदिरा गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के बीच एक अकॉर्ड साइन होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि अब से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला होंगे, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी आज़ादी की जिद छोड़नी पड़ेगी। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को दे दी जाती है। 1983 में इलेक्शंस होते हैं
और फारूक अब्दुल्ला जीत जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बारे में एक बात कही जाती थी, जब ये दिल्ली जाते थे तो वहां पर कश्मीर को भारत से मिलाने की बात करते थे, जब ये पाकिस्तान जाते थे तो वहां पर उनकी बात करते थे, और जब ये कश्मीर में होते थे तो वहां पर सेपरेटिस्ट के साथ मिलकर उनकी बातें करते थे। इससे होता ये था कि सभी को लगता था कि फारूक अब्दुल्ला हमारी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर हो जो उनके इशारों पे काम करे। इसीलिए 2 साल बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच का ये गठबंधन टूट जाता है और अब फारूक अब्दुल्ला के साले गुलाम मोहम्मद शाह को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। गुलाम मोहम्मद शाह को शुरू से ही चीफ मिनिस्टर बनने का शौक था। इसके बाद कश्मीर में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। ये वही समय था जब JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अपनी गतिविधियों को बढ़ा देता है। JKLF एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट बनाना था। इसका मतलब है वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत के साथ मिले और ना ही पाकिस्तान के साथ मिले। 1984 में एक मिलिटेंट लीडर मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दे दी जाती है। 1986 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सबसे पहले मुस्लिम्स को खुश करने के लिए ये शाह बानो केस के जजमेंट को पलट देते हैं, मगर इन्हें लगता है कि इनसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई है क्योंकि हिंदू इनसे नाराज हो जाते हैं और अब ये हिंदूज को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद के तालों को खुलवा देते हैं। इससे होता यह है कि कश्मीर में आग और भी ज्यादा भड़क जाती है, वहां पर दंगे और भी तेज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में गुलाम मोहम्मद शाह अपने आप को सही साबित करने के लिए ये आदेश देते हैं कि जम्मू की एक ओल्ड सिविल सेक्रेटरीट बिल्डिंग के एक मंदिर को तुड़वाकर उसकी जगह एक भव्य मस्जिद बनाई जाएगी। अब इसके विरोध में कश्मीर के बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। इसका एक सीधा सा संदेश जाना चाहिए था कि कश्मीर में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के अलगाववाद लोगों को भड़काते हैं कि इस्लाम खतरे में है और इसी वजह से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार तेज हो जाते हैं। 12 मार्च 1986 जम्मू कश्मीर के गवर्नर जगमोहन गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। जगमोहन जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे थे 1984 से 1989 तक। 1987 में इलेक्शंस होते हैं। जो लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे वो साथ मिल जाते हैं और एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं। इनका मानना था कि इस बार कश्मीर में इलेक्शंस हम ही जीतेंगे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लीडर्स थे जो आगे जाके खतरनाक टेररिस्ट बने। कांग्रेस का यह मानना था कि वो अकेले अपने दम पर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट से इलेक्शन नहीं जीत पाएगी, इसीलिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला को अपने साथ मिला लेते हैं। रिजल्ट आते हैं और जीत फारूक अब्दुल्ला की होती है। अब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये आरोप लगाते हैं कि ये इलेक्शन हम जीत रहे थे, तुमने हमें हराया, तुमने इस इलेक्शन में धांधलेबाजी करी। बस इसके बाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट और एक्सट्रीमिस्ट इलेक्शंस का बॉयकॉट कर देते हैं और अब इनका ये मानना होता है कि हम लड़कर मर कर लेंगे आज़ादी। कश्मीर में हिंसा तेज हो जाती है जिसे पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट होता है। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में बैठकर भड़काऊ भाषण देती हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान अपने यहाँ से रशिया को भगा सकता है तो तुम भी अपने यहाँ से भारत को आसानी से भगा सकते हो। कश्मीरी पंडितों को मारा जाने लगा। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, जो भी नॉन पर्सनैलिटीज थी, उनको एक एक करके मारा गया ताकि इस पूरी कम्युनिटी के अंदर एक डर बैठ जाए, एक दहशत का माहौल बन जाए। सबसे पहली किलिंग हुई 14 सितंबर 1989 को, जब टीकालाल टपलू जो एक सीनियर बीजेपी एक्टिविस्ट थे उन्हें गोली से मार दिया गया। उसके बाद 4 नवंबर को नीलकंठ गंजू जो एक जज थे और जिन्होंने JKLF लीडर मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, उन्हें मार दिया जाता है। उसके बाद 27 दिसंबर को प्रेमनाथ भट्ट जो एक एडवोकेट और एक जर्नलिस्ट थे, उन्हें अनंतनाग में मार दिया जाता है। इसी साल केंद्र में VP सिंह की सरकार थी जब होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिका सईद को किडनैप कर लिया जाता है और इनकी रिहाई के बदले में 5 आतंकवादियों को छुड़ाया जाता है। इस तरह से केंद्र की सरकार को भी पूरी तरह से झुका दिया जाता है। एक आतंकवादी हुआ करता था बिट्टा कराटे, जिसने 20 लोगों को मारा। एक इंटरव्यू में उसने ये कबूल भी किया। ये इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। पूरे कश्मीर में गालिब गालिब या चालिब के नारे लगने लगे। गलियों में, चौराहों में और मस्जिदों की लाउड स्पीकर्स पर सुबह शाम इन कश्मीरी पंडितों को धमकाया जाने लगा। इनके घरों के बाहर पोस्टर लगते थे। एक अखबार आता था अल सफ़ा,
जिसमें इन पंडितों को धमकी दी जाती थी कि पंडितों यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान और इस्लाम के समर्थन में भाषण दिए जाते थे और हिंदुओं के खिलाफ भी लंबे लंबे भाषण होते थे। अंत में हारकर मजबूर होकर इन कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ने का फैसला किया। 21 जनवरी को एक हादसा हुआ था जिसे गौकाडल मैसेकर के नाम से जाना जाता है। बहुत से कश्मीरी मुस्लिम गौकाडल ब्रिज से होते हुए लाल चौक की तरफ जा रहे थे। ये लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर ना जाने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद आर्मी को एक फ्री हैंड मिल जाएगा इन लोगों को मारने के लिए। मगर सीआरपीएफ ने इन्हें बीच में रोक लिया और इन पर गोलियां चला दी। एक अनुमान के अनुसार उस समय 160 कश्मीरी मुस्लिम मारे गए थे। इसे कश्मीर के इतिहास का अब तक का सबसे बुरा मैसेकर माना जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद फारूक अब्दुल्ला की सरकार को डिसमिस किया गया और गवर्नर रूल लगाया गया। ये एक इत्तेफाक ही था जब 19 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला अपना रेजिग्नेशन देते हैं और इसी दिन जगमोहन को दोबारा से गवर्नर बनाकर कश्मीर में भेजा जाता है। इसका मतलब है 2 दिन ऐसे थे जब ऐसे लगा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। गवर्नर रूल लगने के बाद यहाँ पर आर्मी को बुलाया गया जिन्होंने टेक ओवर किया और उसके बाद तो इन्होंने मिलिटेंट्स को उनके घरों में घुस घुस के मारा। 1991 से 1996 तक 6 सालों तक यहाँ पर प्रेजेंट रूल रहा। जब सिचुएशंस को कंट्रोल में लिया गया 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा लिया गया है, जिससे उसके स्पेशल स्टेटस को छीन लिया गया है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में जा पाएंगे और इन्हें इनकी प्रॉपर्टीज वापस मिल पाएंगी। ये लोग अपने घरों में खुशी से रह पाएंगे और अपने आप को सेफ फील कर पाएंगे। अंत में मैं कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की तारीफ करना चाहूँगा, जिन्होंने 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाने की हिम्मत करी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।